आज हम आप लोगों को ईंधन अथवा फ्यूल के अंतर्गत ईंधन अथवा फ्यूल की परिभाषा, इसके प्रकार अथवा वर्गीकरण, इसका महत्व, ईंधन का उष्मीयमान, ईंधन का ज्वलन ताप और ईंधनों का दहन आदि के बारे में डिटेल से समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ईंधन किसे कहते हैं। ईंधन वह पदार्थ हैं जो दहन पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। दहन माने होता है जलना, यानी ऐसे पदार्थ जो जलने पर गर्मी देते हैं या ऊष्मा पैदा करते हैं या ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ईंधन कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? लकड़ी, कोयला, कैरोसिन, कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल होता है, इसको कैरोसिन बोला जाता है, डीजल, पेट्रोल तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो ये सब क्या हैं? ईंधन होते हैं। चलिए अब ईंधन के महत्व को समझ लेते हैं, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूल के बारे में जान लेते हैं। तो ईंधन से हमें ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। जो ईंधन है इससे हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे प्राप्त तो होती है ऊष्मीय ऊर्जा, लेकिन इसे यांत्रिक ऊर्जा अथवा विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसीलिए ईंधन हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। चूंकि इसे यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, इसलिए ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए जानते हैं कहाँ कहाँ पर निभाता है। तो हमारे घरों में खाना पकाने, वस्तुओं को गर्म करने तथा प्रकाश करने के लिए ईंधन का उपयोग किया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं खाना पकाने में, किसी चीज़ को गर्म करने में, प्रकाश करने के लिए ईंधन का लोग उपयोग करते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, गोबर के उपले जो होते हैं, गोबर से बनाए जाते हैं, बायोगैस, ऐसे ही कुकिंग गैस जो होती है यानी एलपीजी जो होती है, आदि को भोजन पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं। इसी तरह से जल, थल तथा वायु में चलने वाले जो परिवहन के साधन होते हैं, चाहे वो जल में हो, चाहे थल में हो, चाहे वायु में हो, जो चलने वाले परिवहन के साधन होते हैं विभिन्न प्रकार के, वे भी ईंधनों से चलते हैं। अब ये साधन कौन कौन से हैं? जैसे मोटर कार है, वायुयान, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि, ये सभी पेट्रोल ईंधन से चलते हैं। इसी तरह से बस, ट्रक, रेलगाड़ी तथा समुद्री जहाज जो होते हैं, ये डीजल इंजन से चलते हैं। ऐसे ही विभिन्न उद्योगों में भी ईंधन की आवश्यकता होती है। जो बहुत सारे उद्योग होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वहां पर भी ईंधन की आवश्यकता होती है। जैसे कारखानों के बॉयलरों को कोयला, तेल तथा प्राकृतिक गैस जैसे ईंधनों को जलाकर गर्म किया जाता है। जो बॉयलर होते हैं उनको गर्म कैसे करते हैं? कोयला से या तेल से या प्राकृतिक गैस के ईंधन से जलाकर गर्म किया जाता है। तो बहुत से उद्योगों में विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है, यानी बहुत से ऐसे उद्योग हैं जहां पर विद्युत शक्ति की या इलेक्ट्रिसिटी की भी आवश्यकता होती है। तो विद्युत उत्पादन के लिए भी ताप बिजली घरों में कोयला तथा प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन की आवश्यकता होती है। यानी बिजली बनाने में भी कोयला या ताप की जरूरत पड़ती है, तो ये भी वहां पर प्रयोग किए जाते हैं। चलिए ये तो हो गया महत्व। आप जानते हैं इसके प्रकारों के बारे में, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, या इसकी वर्गीकरण को समझ लेते हैं। तो ईंधनों का वर्गीकरण दो आधार पर मैंने बताया है यहाँ पर। पहला उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा भौतिक अवस्था के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पहले देख लेते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर ईंधनों को या फ्यूल को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक ईंधन, या इन्हें ही कच्चे ईंधन कहा जाता है और अंग्रेजी में नेचुरल फ्यूल्स या रॉ फ्यूल्स कहलाते हैं। फिर दूसरा है निर्माणाधीन ईंधन या शोधित ईंधन इन्हें कहा जाता है, यानी मैन्युफैक्चर्ड फ्यूल्स या प्रोसेस्ड फ्यूल कहलाते हैं ये। तो सबसे पहले प्राकृतिक ईंधन को समझ लेते हैं कि ये कौन से ईंधन होते हैं। तो वह ईंधन जो उसी रूप में उपयोग में लाए जाते हैं जिस रूप में पृथ्वी पर पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वह ईंधन जो मूल रूप में ही ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, प्राथमिक ईंधन या प्राकृतिक ईंधन या कच्चे ईंधन कहलाते हैं। जैसे हैं उसी रूप में उनका प्रयोग हो, इसीलिए कहा गया है कि वह ईंधन जो उसी रूप में उपयोग में लाए जाते हैं जिस रूप में पृथ्वी पर पाए जाते हैं, प्राकृतिक ईंधन या कच्चे ईंधन कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? लकड़ी, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक ईंधन है या नेचुरल फ्यूल्स होते हैं। ऐसे देखते हैं निर्माणाधीन ईंधन पर। तो निर्माणित ईंधन या निर्माणाधीन ईंधन या शोधित ईंधन के अंतर्गत वह ईंधन जो विभिन्न प्रक्रमों द्वारा प्राकृतिक ईंधनों या कच्चे ईंधनों से बनाए जाते हैं, निर्माणित ईंधन या शोधित ईंधन कहलाते हैं। यानी ऐसे ईंधन जो प्राथमिक ईंधनों से
भौतिक या रासायनिक परिवर्तन करके प्राप्त किए जाते हैं। जो प्राथमिक ईंधन है उसी में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन करके प्राप्त करते हैं, उन्हें ही निर्माणित ईंधन या शोधित ईंधन, या इन्हें आप सेकेंडरी फ्यूल भी कह सकते हैं, द्वितीयक ईंधन भी कह सकते हैं। जैसे चारकोल, कोक, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, जल गैस, कोल गैस, ये सभी क्या हैं? निर्माणित ईंधन होते हैं या शोधित ईंधन होते हैं, या कह लीजिए कि मैन्युफैक्चर्ड फ्यूल कहलाते हैं। चाहे वो चारकोल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, मिट्टी का तेल हो, जल गैस हो, कोल गैस हो, आदि ये सभी निर्माणित ईंधन होते हैं या मैन्युफैक्चर्ड, या इन्हें ही हमने बताया कि द्वितीयक ईंधन भी कहा जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरे पर, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ठोस ईंधन, दूसरा द्रव ईंधन और तीसरा गैसीय ईंधन। तो सबसे पहले ठोस ईंधन को समझ लेते हैं। तो ठोस ईंधन को अंग्रेजी में सॉलिड फ्यूल्स कहा जाता है। ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल्स। तो इस प्रकार के ईंधन ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, यानी ऐसे ईंधन जो सॉलिड होते हैं, जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस ईंधन कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? तो लकड़ी, कोयला, चारकोल, पैराफिन, मोम आदि ये क्या है? ये सभी ठोस ईंधन होते हैं। चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, चारकोल हो, आदि ये सब क्या है? सॉलिड फ्यूल्स होते हैं। फिर दूसरा है द्रव ईंधन, या इसे ही तरल ईंधन कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे लिक्विड फ्यूल्स कहते हैं। तो इस प्रकार के ईंधन द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, यानी ऐसे ईंधन जो द्रव अवस्था में या तरल अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव ईंधन या तरल ईंधन कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल तथा द्रवित हाइड्रोजन, ये सभी कैसे हैं? द्रव ईंधन है या लिक्विड फ्यूल्स होते हैं। फिर तीसरा है गैसीय ईंधन, गैसियस फ्यूल्स। तो गैसीय ईंधन के अंतर्गत वे ईंधन जो गैसीय अवस्था में होते हैं, गैस की अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय ईंधन कहलाते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस, तरल पेट्रोलियम गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, जल गैस, बायोगैस, बायोगैस यानी गोबर गैस जो होती है, गोबर से बनाई जाती है, एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन गैस आदि ये सभी क्या हैं? गैसीय ईंधन होते हैं। चलिए एक प्रश्न पूछा जाता है, ईंधन का उष्मीय मान किसे कहते हैं? इसको समझ लेते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि सभी ईंधन जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, यानी जितने भी प्रकार के ईंधन मैंने बताए हैं, ये सभी ईंधन जब जलते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, गर्मी उत्पन्न करते हैं। परंतु ऊष्मा की यह उत्पन्न मात्रा विभिन्न ईंधनों के लिए भिन्न भिन्न होती है, यानी किस ईंधन में कितनी मात्रा में ऊष्मा निकल रही है, कितनी अधिक ऊष्मा निकल रही है, कितनी कम ऊष्मा निकल रही है, ये विभिन्न प्रकार के ईंधनों के लिए अलग अलग होती है, यानी अलग अलग ईंधनों में अलग अलग होती है। तो इसी के आधार पर परिभाषा बताई गई है कि किसी भी ईंधन के 1 ग्राम द्रव्यमान को जलाने से, कोई भी ईंधन हो, उसके 1 ग्राम द्रव्यमान को जलाने से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा को ईंधन का कैलोरी मान या ऊष्मीय मान कहा जाता है। यानी जो मैंने ईंधन बताए हैं, उनमें से किसी भी ईंधन के 1 ग्राम द्रव्यमान को जलाने से प्राप्त जो ऊष्मा होती है, जो उससे ऊष्मा मिलती है, उसकी मात्रा को ही ईंधन का ऊष्मीय मान कहा जाता है या कैलोरी मान कहा जाता है या कैलोरी वैल्यू कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं ज्वलन ताप क्या है। तो कोई भी ईंधन पदार्थ तभी आग पकड़ता है जब वह न्यूनतम विशिष्ट ताप प्राप्त कर लेता है, यानी कैसा भी ईंधन हो वो तभी आग पकड़ेगा जब वह एक न्यूनतम विशिष्ट ताप प्राप्त कर लेगा। तो इसकी परिभाषा होगी, वह न्यूनतम विशिष्ट ताप जिस पर ईंधन आग पकड़ लेता है और जलने लगता है, उस ईंधन पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। यानी वह न्यूनतम विशिष्ट ताप जिस पर ईंधन आग पकड़ ले और जलने लगे, उसे ईंधन पदार्थ का ज्वलन ताप कहा जाता है या केवल ज्वलन ताप कहा जाता है। तो कोई भी पदार्थ तब तक नहीं जलता है जब तक कि उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक नहीं हो जाता है, और जब हो जाता है तभी जलने लगता है। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। जो द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है, एलपीजी होती है, उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है और इसके दहन के लिए केवल 1 चिंगारी ही पर्याप्त होती है। ज्वलन ताप इतना कम है कि थोड़ी सी चिंगारी भी हो तो वो जल जाएगा। ऐसे ही मोम का ज्वलन ताप कुकिंग गैस के ज्वलन ताप से अधिक होता है, लेकिन मोम का जो ज्वलन ताप है उसके लिए क्या होता है कि अधिक चिंगारी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए कहा गया है कि कुकिंग गैस के ज्वलन ताप से अधिक है, यानी मोमबत्ती चिंगारी से नहीं जल पाएगी।
ऐसे ही माचिस की तीली इसे जला सकती है, यानी बड़ी चिंगारी से जला सकती है। फिर इसी तरह से दूसरी ओर अगर लकड़ी को देखा जाए तो लकड़ी या कोयले के टुकड़े का जो ज्वलन ताप होता है मोमबत्ती के ज्वलन ताप से अधिक होता है, यानी लकड़ी का टुकड़ा है उसके लिए और अधिक चिंगारी की आवश्यकता होगी, बड़ी चीज़ की आवश्यकता होगी, इसीलिए माचिस की तीली से इन्हें नहीं जलाया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं ईंधनों का दहन क्या है। कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स के बारे में समझ लेते हैं। तो दहन का अर्थ होता है जलना, दहन यानी जलना। तो किसी ईंधन के दहन के दौरान उसमें उपस्थित तत्व या यौगिक वायु की ऑक्सीजन के साथ संयोग करते हैं। तो कोई भी ईंधन जब जलाया जाता है तो उसके अंदर जो तत्व होते हैं, उसमें जो उपस्थित तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं, वो वायु के साथ संयोग करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और इस प्रक्रिया में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब संयोग करते हैं तो पर्याप्त मात्रा में, अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यह ऊर्जा मुख्य रूप से प्रकाश या ऊष्मा के रूप में होती है। किस रूप में पाई जाती है? तो प्रकाश अथवा ऊष्मा के रूप में पाई जाती है। इसलिए अब आपको बता दें कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जलेंगे नहीं या दहन नहीं होगा, और अधिकतर स्थितियों में ऑक्सीजन वायु से ही ली जाती है, यानी ज्यादातर ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो वायु से ही प्राप्त की जाती है।